वर्ल्ड कप लॉस की रिकवरी के बाद हम फाइनली हमारा फोकस वापस से इलेक्शन के वर्ल्ड कप पर शिफ्ट कर रहे हैं और 2 इनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है छत्तीसगढ़ वर्ल्ड कप पॉलिटिकल लैंडस्केप में। फाइनल रिजल्ट 3 तारीख को आना है, लेकिन उससे पहले आज हम करेंगे एनालिसिस कि कहां पर कौन सी पार्टी चूकी, वोटर टर्नआउट से क्या कितना समझ आ रहा है कि किसके तरफ ये पलड़ा जा सकता है इस बार 2023 में। और इस पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कुमार जी, छत्तीसगढ़ अखबार के हमारे चहीते, और हमारे साथ शशांक तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। सर, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ एक क्वेश्चन लेके जाना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ राउंड अप का आज बहुत स्पेशल एपिसोड है। हमने इलेक्शन बहुत बारीकी से कवर किया और बारीकी से कवर करने के साथ साथ कई सारी चीजें देखी जो आज हम जिसका विस्तार में आपसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहला सवाल जो सेकेंड वोटिंग खत्म होने के बाद लोगों के दिमाग में आती है वो यही है कि वोटर टर्नआउट 76% का ओवरऑल रहा पूरे 90 सीट्स पर। वोटर टर्नआउट के बेसिस पे आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे? आपको क्या लगता है, ये एवरेज रहा या परिवर्तन की लहर दिखाता है? क्या आप किस तरह से इसको तोड़ेंगे? चुनाव पे अगर छत्तीसगढ़ के लौटें तो जो वोट डले हैं इसका मुझको बहुत ज्यादा कोई फर्क इन परसेंटेज का दिख नहीं रहा है। थोड़े बहुत कहीं पे कम ज्यादा हैं वोट। जो ये सुनाई पड़ रहा था कि छत्तीसगढ़ में गांव के लोग तो कांग्रेस के फेवर में हैं, शहर के लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं, ऐसी चर्चा थी साल 2 साल से। जाहिर है कि कर्ज माफी, धान का अंधाधुंध बढ़ा हुआ दाम, भूपेश बघेल के सरकार की बहुत सारी चीजें गांव के लिए दोस्ताना थी, शहरों के लिए कुछ खास किया नहीं था सरकार ने। तो लोग मान के चलते थे कि शहरों में वोट कम मिले, शहरों में नाराजगी ज्यादा रहेगी सरकार के खिलाफ, गाँव में लोग खुश हैं तो गांवों में वोट कम डालने थे। जो लोग खुश हैं, खुशी में कोई वोट डालने नहीं जाते, नाराजगी में जाते हैं। शहरों में लोगों ने वोट नहीं डाला है ज्यादा, शहरों में वोट कम है। राजधानी रायपुर में बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी चर्चा, बड़ा बड़ा खर्चा, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10, 20-20 करोड़ खर्च हुआ इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के बावजूद, तो भी वोट नहीं डाला। यहाँ कुछ हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी बना तो भी वोट नहीं डाला। हिंदुत्व का सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व भी हो गया तो भी वोट नहीं डाला। लोग सोए रहे यहाँ के। हमने इसके बारे में कहा और लिखा कि राम मनोहर लोहिया ने एक समय कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। उनका मतलब ये था कि जो जागरूक वोटर हैं वो 5 साल वेट नहीं करते, बीच में भी आवाज उठाते हैं। यहाँ तो 5 साल बाद भी वोटर आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो राजधानी है मेरे हिसाब से कब्रिस्तान की तरह है, जहाँ इतने मुद्दे होने के बाद इसके बावजूद अगर वोट डालने लोग यहाँ कम निकले हैं। ये पिछले चुनाव से भी कम है, 1-1.5% कम है पिछले चुनाव से भी। तो मुझको लगता है जो कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी की एक हवा शहरों में सुनाई पड़ती थी, वहाँ पे तो वोट ज्यादा नहीं पड़ा। एक इंटरप्रिटेशन मेरा ये है कि शहरों की बहुत एक्सिस पोलिंग होती, 5%, 7% एक्सिस पोलिंग हुई रहती, तो शायद उसको मैं रूलिंग पार्टी के, कांग्रेस के खिलाफ इंटरप्रेट करता। मुझको वैसा दिख नहीं रहा है। गांव जो कि खुश थे, गांव खुश हैं क्योंकि वहां के लिए बहुत कुछ किया है भूपेश बघेल ने। वहां की पोलिंग एवरेज से थोड़ा ज्यादा ही है, हायर साइड में है। तो मेरा मानना है कि जहां के लोग भूपेश से खुश हैं वहां ज्यादा पोलिंग है, जहां लोग नाराज कहे जा रहे थे वहां पोलिंग नहीं है। तो अगर इन नंबर्स का कोई एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, अगर हम निकालना ही चाहें तो मुझको लग रहा है ये कांग्रेस के फेवर में है। ये कांग्रेस के फेवर में है। शशांक जी, आपके पास भी आना चाहूंगी। वहां से एक ओपिनियन हमें मिल चुकी है कि कांग्रेस के फेवर में है। गांव में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वोटर टर्नआउट, लेकिन वहां आया, और शहरों में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि होगा लेकिन वहां कम रहा। आपका भी यही एनालिसिस है? नहीं, पिछले चुनावों को देखें तो गाँव में हमेशा ज्यादा पोलिंग हुई है। 2013, 2018 और फिर अभी 2023 में हमेशा गाँव में पोलिंग ज्यादा हुई है, शहरों में कम हो रहे हैं। खास करके सबसे कम मतदान जो हुआ है वो बिलासपुर में, बिलासपुर शहर में पिछले चुनाव की तुलना में 4.94% कम हुआ है, जो बहुत है। रायपुर की चारों सीटों में भी पिछले चुनाव की तुलना में काफी कम हुआ है। तो शहर के मतदाता उतने उत्साहित नहीं दिखे जो ये कहा जाए कि निकल के बाहर वोट करेंगे, उस तरह की बातें नहीं आई। गांव में अलग अलग मुद्दे थे। गांव में कर्ज माफी का एक मुद्दा था,
गांव में एक दोनों पार्टियों ने बड़े जोर दिया था महिलाओं को लेके। महतारी वंदन योजना भाजपा ने दिया, तो इन्होंने भी गृह लक्ष्मी योजना लाई, तो महिलाओं में एक उत्साह था। इससे पहले भी मैं बता दूं, महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा होती रही है। पिछले चुनाव में भी ज़्यादा हुई थी और 2013 में भी हुई थी। 2013 में ये हुआ था कि एक महिलाओं के नाम से राशन कार्ड लाई थी, बनाई थी, तो उसको लेके काफ़ी उत्साह था। तो अब इसके कारण ज़्यादा पोलिंग हुई। फिर भी पिछले अभी आखिरी जो वो आए हैं नतीजा, टोटल पोलिंग आई है, तो 0.3% करीब कम हुआ है टोटल, प्रथम और सेकंड दोनों फेस को मिला दे तो ये एक बात रही। दूसरा, अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं होगा ये अलग विषय है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कुछ हद तक मुद्दों के अलावा कैंडिडेट बेस्ड सिलेक्शन भी हो गया था। कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन हो गया था, ये बहुत अहम हमें एक पॉइंट मिला यहाँ से कि मुद्दों पर तो बात होती रहेगी, लेकिन कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन, सर यही मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन उन्होंने अभी तक किसी के तरफ नहीं दिया, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस के फेवर में हो सकता है, कि आपको भी लगता है इस बार का इलेक्शन कैंडिडेट बेस्ड था जो 2023 की अपेक्षा थोड़ा अलग रहा? ये एक मिक्स्ड बैग रहा। इसमें हुआ ये कि स्टेट लेवल पे ये इशू बेस्ड था, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे ये कैंडिडेट बेस्ड था। स्टेट लेवल पे इशू बेस्ड ऐसे था कि कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ने जितने तरह की जन कल्याणकारी या फायदा देने वाली, सीधे टारगेटेड बेनिफिट देने वाली जितनी स्कीम सामने रखी, लोगों को इन पार्टियों के बीच में कंपेयर करने का मौका मिला। तो वोटर के डिसीजन मेकिंग का एक लेवल जो है, उसने स्टेट लेवल के इश्यूज के आधार पे तय किया कि उसको क्या करना है। ये एक लेवल था। लेकिन ऐसा एक दूसरा लेवल और था जो ये देखता था कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर, कांग्रेस के, बीजेपी के या थर्ड पार्टीज के वोटर पूरे स्टेट लेवल पे ताकतवर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज के वोटर जब हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इतने डिसाइसिव दिखते हैं कि वो बैलेंस को टिल्ट कर सकते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ ले जा सकते हैं। तो अब इस बात को समझने की जरूरत है, ये 2 लेयर डिसीजन मेकिंग है। वोटर ने देखा कि कांग्रेस मुझको क्या क्या दे रही है, बीजेपी मुझको क्या क्या दे रही है, उस बेनिफिट को उंगलियों में कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके उन्होंने अपना मन बनाया। लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो वहाँ पे पार्टी के निशान के साथ साथ कैंडिडेट का नाम भी रहता है, उसका चेहरा रहता है पोस्टर में, बैनर में, तो लोग कैंडिडेट को भी देखते हैं। जैसा शशांक कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट बेस भी हो गया था। तो ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है कितना इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन ये दोनों ही मायने रखते हैं। स्टेट लेवल पे दोनों पार्टी के जितने स्कीम आई थी, ये स्कीम भी मायने रख रही थी और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जो कैंडिडेट की इमेज है वो भी मायने रख रही है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा इसका एनालिसिस करना आखिरी में कि किस वजह से कौन कितना जीता। सर मेरा ये भी सवाल है कि जैसा उन्होंने कहा कि कैंडिडेट बेस्ड होती हैं, इस बार कैंडिडेट बेस्ड चीजें हो गई, यूजुअली इशू बेस्ड होती हैं इलेक्शंस। हर बार ऐसा नहीं होता सर, हर बार कैंडिडेट का चेहरा मायने नहीं रखता जितना इस बार किया। इस बार मायने इसलिए ज्यादा रख रहा है कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट में से 20 की टिकट काट दिया ने उनको डंप कर दिया 20 को, 2 को उन्हीं फैमिली में टिकट दिया है, लेकिन 20 की टिकट काट दी पूरे तरह से। अब वो वहाँ पे बागी की तरह हैं या उनके तेवर बागी हैं, तो ये एक डैमेज उनको हो रहा है। बीजेपी के भी हैं ऐसे कहीं कहीं पर। ये पहला मौका है जब कांग्रेस जितनी बड़ी मेजॉरिटी लेकर कोई पार्टी चुनाव में जा रही है। इतनी सीट छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं थी। दूसरी तरफ चूंकि कांग्रेस के हाथ में इतनी सीट थी तो बीजेपी के हाथ में उतने नए चेहरे थे। बीजेपी को तो देना ही था उतने लोगों को टिकट, नए लोगों को, क्योंकि उसके सिटिंग एमएलए नहीं थे। तो हम दोनों तरफ से देखें तो 90 सीटों पे दोनों मेजर पार्टी के जो नए चेहरे हैं वो इस बार थोड़ा सा ज्यादा हैं अनुपात से। तो लोगों को कंपेयर करने मिल रहा है कि पिछले बार के कैंडिडेट, इस बार के कैंडिडेट, इनमें फर्क करने मिल रहा है। कैंडिडेट मायने रख रहे हैं। दूसरा ये है, हिंदुस्तानी चुनाव, खासकर मैं तो इस स्टेट के चुनाव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वोटर की उम्मीदें अपने एमएलए से इंडिविजुअल के रूप में बहुत हो गई हैं। वो उससे विधानसभा में परफॉर्मेंस नहीं चाहते,
उनको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है विधानसभा के परफॉर्मेंस का। उनका मेन काम है कॉन्स्टिट्यूंसी में परफॉर्मेंस कैसा है विधानसभा क्षेत्र में। लोग अपने एमएलए से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करवाना चाहते हैं। नाली भी साफ करवाए, मेरे घर की भागवत में भी आके बैठे, मेरे बच्चे के जन्मदिन में भी आए। तो लोगों की उम्मीदें आसमान पे पहुंच गई हैं। ऐसे में जो चेहरे हैं कैंडिडेट के, वो मायने इसलिए रखते हैं कि ये मेरे किस काम आएगा, ये भी लोग सोच रहे हैं। सर वहां से जो मैं पॉइंट उठा पा रही हूँ, सुनील जी का ये भी एक कहना है कि जो अवेयरनेस है, जो स्पेसिफिक अवेयरनेस है और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो बनाने का मौका था इस बार लोगों को मिल पाया दोनों मैनिफेस्टोस को कंपेयर करने की वजह से। आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार लोगों ने बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करके अपना डिसीजन? बिल्कुल, इस बार उतना समय भी था और एक के बाद बीच में घोषणाएं भी कुछ ऐसा हुई कि जैसे याद हो रहा कि भाजपा ने महतारी वंदन योजना लाई थी। इसमें यह था कि पर हर महिला को 1,000 रुपया देना है। उसका प्रभाव दिख रहा था, तो सीएम को बीच में घोषणा करनी पड़ी मतदान के 3 दिन पहले कि 1,500 रुपया देना। गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की, तो कर्मचारियों की भी वैसी नाराजगी कुछ थी, तो डीए को भी बढ़ाने की बात हुई। तो कुल मिला के बात यही आई कि लोगों के पास उतना समय था और इसको राजनीतिक दल भी ध्यान रख रहे थे कि किसको क्या फर्क पड़ सकता है। क्योंकि आपने महातारी योजना और गृह लक्ष्मी योजना की बात की, आपको लगता है कि उसका असर इस बार विमेन कैंडिडेट्स पे पड़ा हो, माफ कीजिएगा विमेन वोटर्स पे पड़ा हो, और क्योंकि विमेन कैंडिडेट्स भी इस बार अच्छे खासे थे, आपको लगता है कि वो एक चीज बैलेंस आउट हुई है? हुई है, ये तो हुई है, लेकिन किसका महतारी वंदन के प्रति ज्यादा रुझान है या फिर गृह लक्ष्मी योजना के प्रति ज्यादा रुझान है, ये कहना थोड़ा सा कठिन है। क्योंकि महतारी वंदन योजना के लिए तो भाजपा ने फॉर्म भरवा दिए थे, वो लोग प्रचारित ज्यादा हो गई थी। ये इसको लेके उस तरह का वो अभियान नहीं चल पाया जिस तरह है, लेकिन लोगों तक जितना पहुंच पाया पहुंचा है। तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं ये भी एक फैक्टर रहा होगा महिलाओं के लिए। कांग्रेस जरा से भी लेट नहीं हुई, क्योंकि बीच में वोटिंग के 3 दिन पहले करना, लास्ट मिनट एक कॉल, जो डैमेज हो सकता था उस पर रोकने में कुछ हद तक कामयाब दिखती है, मुझे कुछ हद तक कामयाब लगती है। सर आपको नहीं लगता गृह शशांक ने जो कहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस चुनाव का लास्ट मुद्दा जो था वो महिला को डायरेक्ट बेनिफिट क्या बैंक खाते में पहुंचेगा, ये आखिरी मुद्दा था। इसमें एक दिक्कत ये है कि भाजपा की जो महतारी योजना आई उसमें 1,000 रुपए महीना शादीशुदा महिला को ये जिक्र था। कांग्रेस की जो योजना आई 15,000 रुपए साल, भाजपा के 12,000 साल के मुकाबले कांग्रेस के 15,000 रुपए साल। इस योजना में कोई सीलिंग नहीं रखी गई है, कौन महिला कौन लड़की सब है उसमें। अभी तक इन्होंने बच्ची को भी बाहर नहीं किया है उससे, बनाते समय भले कर लें, लेकिन शादीशुदा गैर शादीशुदा सब। इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ महिला वोटर ये कांग्रेस की योजना में आ रही हैं, भाजपा की योजना में केवल शादीशुदा आ रही हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है ये। दूसरा ये है कि जो महिलाएं हैं जिनके लिए ये अमाउंट मायने रखता है, उन महिलाओं के लिए एक और चीज मायने रखती है, बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री का, जिसका कोई जवाब नहीं था भाजपा के घोषणा पत्र में। तीसरा कर्ज माफी, इस तबके की जो महिलाएं हैं उनमें से बहुत सारी महिलाएं किसान परिवारों की हैं जिनके लिए कर्ज माफी भी है कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस का सांता क्लास जो है उसके मुकाबले भाजपा के पास यूनिफॉर्म भी नहीं था सांता क्लास का घोषणा पत्र में, ये है। फिर ये है जो शशांक ने कहा अभी कि भाजपा की घोषणा का जो असर देखने मिला गांव-गांव में, कांग्रेस के सारे नेता सारे कैंडिडेट सब हड़बड़ा गए। 100 लोगों ने भूपेश बघेल को फोन किया कि ये महतारी का हमारे पास कोई काट नहीं है, पूरा माहौल बदल रहा है। पहले दिन रात तक भूपेश बघेल तैयार नहीं थे चेंज करने के। दिवाली के दिन सुबह उन्होंने तय किया कि अब करना पड़ेगा। दोपहर 12-1 बजे उन्होंने इसकी घोषणा की। कांग्रेस को भी 4-4.5 दिन मिले इसके प्रचार के लिए, दोनों ही पार्टियों ने प्रचार किया। अब ये कितना लोगों तक पहुंचा होगा नहीं पहुंचा होगा अलग बात है ये, लेकिन जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो भाजपा की घोषणाएं फीकी लगती हैं। जैसे एक ने मुझको 1 प्लेट रसमलाई दी, एक ने मुझको 2 बालूशाही दे दी, तो बालूशाही थोड़ा फीकी लगेगी रसमलाई के मुकाबले, ऐसा हुआ। और अगर आखिरी सवाल आपका है ये मुझसे, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात कहना चाहूंगा। नहीं, आखिरी सवाल नहीं है सर, अभी बचा है। हाँ, फिर उसको बाद में कहूंगा मैं आखिरी में। तो सर का
साफ साफ ये कहना है कि बालूशाही था बीजेपी मैनिफेस्टो और रसमलाई थी कांग्रेस का मैनिफेस्टो। तो जो रिचनेस थी, जो अच्छे से वेल कैलकुलेशन था, उसको जन जन तक आम सभा के थ्रू ले जाना था वो सारे वादों का, वो थोड़ा कहीं इफेक्टिव पड़ा। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी थोड़ा चूक गई, कर्ज माफी भी नहीं दे पाई, कर्ज माफी न करने के साथ साथ उन्होंने और भी कई चीजों में चूक गई, जैसे कि बिजली की यूनिट माफी में। ये बात तो सही है कि कर्ज माफी को लेके भाजपा चूक गई और इसको फर्क दिखा भी है, खास करके मैदानी इलाकों में। कुछ इसी तरह महिला स्व सहायता समूह के जो ऋण माफी था वो भी एक बड़ा तबके को फर्क किया है, असर डाला है। तो इसमें थोड़ा सा भाजपा पीछे रह गई। यद्यपि भाजपा के प्रमुख नेता घोषणा पत्र जारी होने से पहले ये दावा कर रहे थे कि हम कांग्रेस से बेहतर लाएंगे और उससे ज्यादा कुछ देंगे, तो उस तरह का कुछ नहीं रहा। फिर भी मैं इसी बात पे पुरानी बात पे आ रहा हूँ, कैंडिडेट बेस भी इलेक्शन हो गया था कई जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर। तो ये महत्वपूर्ण जगहों पे जहां पे कैंडिडेट बेस था, आपको क्या लग रहा है कि उसमें, क्योंकि सर ने कहा कांग्रेस ने ऑलमोस्ट 20 अपने लोगों के टिकट काट दी, तो उसमें भी कांग्रेस ने एक लाउडर मैसेज दिया, बीजेपी ने अपने सारे पुराने चेहरों को रिटेन किया, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इमोशन बीजेपी खुद फील कर पा रही थी कि जनता तक पहुंचाओ। तो आपको क्या लगता है, कैंडिडेट बेस भी अगर हुआ है तो बीजेपी को फायदा या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस के पास विकल्प थे, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा थी कि उतना तो काट सकते थे। इनके पास तो कुल 13 ही लोग बच गए थे, तो इनके पास तो ज्यादा काटने के लिए, फिर भी उसमें से दो काट दिए। तो भी ये है कि कुल मिला के बात यही है कि कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन तो थोड़ा कहीं बहुत जगहों पर रहा, मुद्दे भी प्रभावित किए हैं और इसका मुझे लगता है भाजपा कहीं चूक हुई है। भाजपा चूक हुई है, भाजपा से कैंडिडेट बेस्ड रहा तो भी भाजपा से चूक हुई है, और अगर मुद्दों के बेसिस पे रहा तो भी कहीं ना कहीं भाजपा थोड़ी सी रेस में चूकती हुई नजर आ रही है। सर, मुद्दों पे ही आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने कहा कि कर्ज माफी भाजपा ने नहीं की, उसको शायद हो सकता है चुकाना पड़े, लेकिन मैं कुछ फार्मर्स के सेक्शन से मिली जहां पे वो लोग ये भी कह रहे थे कि हमें कर्ज माफी नहीं चाहिए, हमें इनपुट कॉस्ट में रिडक्शन चाहिए, जैसे कि खाद फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस में हमें रिडक्शन चाहिए। तो आपको लगता है एक ऐसा भी फार्मर का तबका था, या आपको लगता है कि कॉस्ट इनपुट कॉस्ट रिडक्शन होता तो वो कांग्रेस और उसको एक अलग एक फॉर्मेट में ढाल सकती थी, क्योंकि कर्ज माफी उन्होंने पिछले बार भी उसी मॉडल की इस बार भी उसी मॉडल की। तो आपको लगता है कांग्रेस इस वे में थोड़ा सा और क्रिएटिव इनोवेटिव हो सकती है? देखिए, इनपुट कॉस्ट तो छत्तीसगढ़ में वैसे ही रिड्यूस की हुई है। यहाँ पे किसान को मुफ्त में बिजली है, उसको पंप भी मुफ्त में लगा के दे रहे हैं, उसको सोलर पंप भी मुफ्त में लगा के दे रहे हैं। किसान जमीन से एक एक बूंद पानी को निकाल ले रहे हैं। एक एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा इससे ये है कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल को जितना एनकरेज किया जा रहा है, उससे दूसरी फसलें तो खत्म हो ही गई है। जमीन के नीचे पानी भी 2-4 चुनाव में खत्म हो जाएगा। यानी कैंडिडेट को पीने को पानी भी बिस्लेरी का या किसी ब्रांड का खरीदना पड़ेगा। ये एक नौबत है। लेकिन एक बात आप समझिए, इनपुट कॉस्ट रिडक्शन की जो लोग सोचते हैं, ये बड़ा अमूर्त किस्म का है, जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है किसान को। और उसको जो डायरेक्ट बेनिफिट है कर्ज माफी, उसको उंगली में कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने 24,000 रुपए एकड़ के हिसाब से 3 एकड़ पे 65,000 रुपया लिया था, मेरा 65,000 कर्ज माफ हो जाएगा। ये उसको दिखता है। इनपुट कॉस्ट जो है वो उतना खुल के दिखती नहीं है, तो वो मूर्ति किस्म की नहीं है, वो अमूर्त ईश्वर है जो दिखता नहीं है कहीं। ये मूर्ति जैसा है, इसका शेप दिखता है, रंग दिखता है, गदा दिखती है, सब दिखता है इसका कर्ज माफी का। आपको एक और चीज को समझना होगा, जो बिजली का मैंने कहा है 200 यूनिट का, 2 करोड़ वोटर हैं, 2 करोड़ 3 लाख, सारे के सारे 2 करोड़ वोटर जो हैं वो इसका फायदा पा रहे हैं बिजली का, पूरे 2 करोड़ वोटर। एक करोड़ से ज्यादा वोटर जो हैं, 1 करोड़ से ज्यादा वोटर महिला, वो ये गृह लक्ष्मी योजना का फायदा पा रही हैं। ये डायरेक्ट बेनिफिट हैं 2, ठीक है। कर्ज माफी जो है, इससे किसान परिवार 19,000 किसान परिवार हैं जो कर्ज माफी का फायदा पाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करें उसको 4 से, तो करीब 75 लाख ऐसे वोटर हैं। ये ओवरलैप हो रहे हैं सब। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2 करोड़ बिजली वाले राहत पाएंगे, जो उसका भाजपा के पास कोई मुकाबला नहीं है। जो 1 करोड़ महिलाएं जो गृह लक्ष्मी का फायदा पाएंगी, उसके मुकाबले भाजपा में हो सकता है 50 लाख महिला हो, 60 लाख महिला हो, लेकिन 1 करोड़ तो नहीं है, क्योंकि उसने शादीशुदा कर दिया है।
आप नंबर्स अगर देखें, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ कांग्रेस स्कीम्स, ये बहुत ज्यादा है। तो स्टेट लेवल पे तो मुझको लगता है कि कांग्रेस के, और दूसरा ये है बीजेपी ने इसको मिस नहीं किया, उसने कैलकुलेट किया कि हम हार जाएं लेकिन हमको कर्ज माफी नहीं करना है। उनके सामने था 2018 का। और दूसरा जो महिला वोटर की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज को नहीं भूलना चाहिए, 2018 में भी महिलाओं ने खूब वोट दिया था और कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस जो आई थी उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन महिलाओं का था। उस समय गृह लक्ष्मी योजना नहीं थी, बिजली का फायदा भी नहीं हुआ था, अनाउंसमेंट था, लेकिन एक अनाउंसमेंट था जिसका फायदा हुआ था, शराबबंदी। मैं उस पे ही आ रही हूँ next। न कांग्रेस ने किया उसको, न भाजपा ने उसको मुद्दा बनाया, न भाजपा ने किया। दोनों ही पार्टी ऐसा लगता है दारू की 1 नंबर 2 नंबर की कमाई जो है उसको पसंद करती हैं, कोई उसको छोड़ना नहीं चाहती हैं। गवर्नमेंट एक्सचेकर में भी, पार्टी फंड में भी, लोगों के पर्सनल पॉकेट में भी, सभी को दारू की कमाई अच्छी लगती है। ये महिलाओं की नाराजगी की एक वजह हो सकती थी, लेकिन ये जो 1,000 रुपया महीना, 1,250 रुपया महीना जो है, ये इसने पूरा ओवर शैडो कर दिया दारू वारू सबको। शैडो कर दिया। लिकर बैन, शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा थी। इनफैक्ट हम भी जब कभी भी चौपाल करने जा रहे थे, औरतों से बात कर रहे थे, वो सब एक ही बात बोल रहे थे कि इस बार जो दारू है वो जगह जगह मिल रही थी और उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से उन्हें पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही थी। लिकर बैन आपको लगता है कि बहुत बड़ा इशू इस बार बन के उभरी, लेकिन उन्होंने कहा कि दबा भी दी गई दोनों पार्टियों द्वारा, गृहलक्ष्मी योजना, महातारी योजना। तो मेरा एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि विमेन वोटर्स जो ज्यादा नंबर में आए, कॉमन सेंटिमेंट ये रहा है कि विमेन वोटर्स जब भी ज्यादा वोट करते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर करता है। इस बार आपको क्या लगता है? इस बार मुझे लगता है ये जो शराबबंदी है वो भी कहीं कहीं वो की होगी, फर्क डाली होगी। वो हुआ ये है कि मैं एक पड़ोस की विधानसभा में गया भी था, तो दोपहर के समय लोग शराब के नशे में मिले थे। तो ये लोग वो उसके पुरुष शरद से घर गए होंगे, तो महिलाएं निश्चित रूप से घोषणा पत्र को तो नहीं देखी होंगी, वो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही वोट करी होंगी। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं शराबबंदी कुछ हद तक शराब के सरकार के खिलाफ भी गया होगा, ऐसा मेरा अंदाज है। तो आपको लगता है विमेन वोटर्स ने अगर ज्यादा वोट किया तो बीजेपी फेवर्ड? कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होगा ही। थोड़ा बहुत होगा। सर आपका ओपिनियन इस पे भी लूंगी मैं कि विमेन वोटर्स ज्यादा बाहर आते हैं, तो 2014 लोकसभा से ही ये देखा जा रहा है कि विमेन वोटर्स अक्सर बीजेपी की तरफ उनका झुकाव रहता है। आपको लगता है छत्तीसगढ़ 2023 में भी ऐसा? देखिए, महिलाएं जो हैं वो घर में पूजा पाठ, धर्म का काम, उपवास, सिर पे कलश लेके चलना, जवारा लेके चलना, ये सारे काम महिलाएं करती हैं धर्म के। आदमी तो मटर गश्ती करते ज्यादा रहते हैं, जैसा शशांक ने कहा, दिन में दारू पी के घूमते रहते हैं। तो मर्द जो हैं वो धर्म के नाम पे फतवे ज्यादा देते हैं, औरत जो है धर्म का बोझ ज्यादा ढोती है। आप कभी सिर पे कलश लेके चलते मर्द को नहीं देखेंगी, औरत ही दिखेगी आपको। तो औरतें जो हैं धर्म की वजह से जो भाजपा को ज्यादा वोट देते दिख सकती हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो हिंदुत्व की ए टीम कांग्रेस रही, तो यहाँ पे तो भाजपा को धर्म का फायदा महिलाओं के मार्फत मिलते नहीं दिखता है मुझको। महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस को ही हिंदू मान रही होंगी यहाँ पे, ऐसा मुझको लगता है। एक बात। दूसरी बात मुझको ये भी लगता है, जो आपने कहा था कि क्या इसका महिला कैंडिडेट को ज्यादा फायदा मिलेगा, इसको सब कैंडिडेट को फायदा मिलेगा, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे थर्ड जेंडर हो। पार्टी के आधार पे लोग देंगे वोट मुद्दों पर, कैंडिडेट के आधार पे वोट देंगे चेहरा देखकर, लोकल। तो दो चीजें हैं। जैसे कई लोग मुझको छत्तीसगढ़ में ये कहते हैं, मतदाता ने यहाँ तय कर लिया है, प्रदेश में भूपेश बघेल, देश में मोदी, ऐसा तय कर लिया है। मुझको ऐसा लगता है ऐसा लोगों ने प्रदेश के भीतर भी शायद तय कर लिया है। प्रदेश स्तर पे घोषणा पत्र के आधार पे कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पे कैंडिडेट को देखकर शायद ऐसा तय किया, ऐसा मुझको लग रहा है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस का, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है माहौल जो है और मुद्दे जो हैं, ये दोनों मुझको किसी न किसी तरह से कांग्रेस के फेवर में जाते दिख रहे हैं प्रदेश स्तर पर। लोकल स्तर पर अगर कांग्रेस के कैंडिडेट खराब होंगे, और एक और बात बतलाता हूं आपको मैं मजेदार, जब हम कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे एनालिसिस करते हैं तो हमको माहौल कांग्रेस के पक्ष में उतना नहीं दिख रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे कड़ी टक्कर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी
कांग्रेस की भाजपा की ये करीब करीब बराबर दिखती है। मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो 25-25-25 में तीनों आ रहे हैं। तो 25 है इनकी, 25 है इनकी, 25 पे टक्कर है। थोड़ी बहुत थर्ड फ्रंट की या और लोगों की है, इस किस्म का दिख रहा है। अब ये टक्कर किस तरफ जाएगा ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कैंडिडेट अच्छे होंगे तो उधर जाएगा, क्योंकि ये दोनों में बड़ी पार्टियां जो हैं इनका मिनिमम वोट शेयर जो है 30-32% रहा ही है 2003 से अभी तक। हर चुनाव में इन दोनों का 30-32% रहता है। जिसको जीतना है उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। 1% से लेके 10% तक की लीड से पार्टी यहाँ जीतते आई है। पिछले चुनाव में 10% की लीड थी कांग्रेस की, लेकिन रमन सिंह की सरकार 0.5% से भी आ गई थी शायद 2013 में। तो इसलिए एक मिला जुला माहौल है। अब देश का माहौल यहाँ कितना काम करता है ये मोदी के चेहरे की बात है। प्रदेश का माहौल कितना काम करता है ये भूपेश और कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात है। कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट का चेहरा कितना काम करता है ये बात है। इन तीनों का मिला जुला असर जो है वो डला है पोलिंग बूथ में। अंदाज लगाना आसान नहीं है। अंदाज लगाना इस पर बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि जैसा सुनील जी ने भी कहा कि जब हम अगर एक परसेप्शन को, एक हवे में एक जो परसेप्शन जो चल रहा है कि कांग्रेस को लीड है, वो परसेप्शन अगर हम छोड़ के जमीनी हकीकत पर जाएं तो बहुत कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये मेरा खुद का एनालिसिस भी है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारी ऐसी सीट्स है जिसमें फाइट है, और जो अभी तक हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किसकी क्लियर कट सरकार आ जाएगी। हो सकता है कि दोनों ही पार्टी मैजिक नंबर के बहुत करीब आ जाए। बिल्कुल। आप 2003 को देख लीजिए, बदलाव की लहर थी लेकिन 52 सीटों पर सिमट गई थी। 2008 में भी देख लीजिए 53 सीटें अधिकतम पाई थी, जबकि चावल योजना आई थी, बहुत लोकप्रिय योजना थी। और कांग्रेस के भीतर काफी झगड़ा थे। अजीत जोगी और बहुत सारे लोगों ने ऐसी शिकायत थी कि भीतरघात वगैरह भी किए करवाए हैं। 2013 में जाइए तो बिल्कुल टोटल 97,000 वोटों का फासला था। कुल मतलब 49 सीट पे ही सिमट कर रह गई है। मेरा ऐसा अंदाज है कि इसी के आसपास 2023 जा रहा है। इसी के आसपास। तो आपको 2023 इन सारे, ये हमारा 5वां विधानसभा इलेक्शन है छत्तीसगढ़ का, आपको कौन से पास्ट के इलेक्शन से मेल खाता हुआ लग रहा है? 2023, 2013 से, 2018 से या 2003? मुझे लग रहा है कि 2013 के आसपास आ रहा है। 2013 के आसपास। जी। किस तरह से आप ये कंपैरिजन? मैं इस दूसरे बात वही बताया कि कैंडिडेट बेस्ड भी इलेक्शन था, प्लस स्थानीय मुद्दे बहुत सारे थे। बस्तर में अलग मुद्दे थे, सरगुजा तरफ अलग से मुद्दे थे, मिडिल मैदानी इलाकों के अलग मुद्दे होते हैं। तो स्थानीय स्तर पे ये कुछ प्रभावित किए हैं। स्थानीय स्तर पे इनका प्रभाव पड़ा है। आखिरी सवाल आप दोनों से रहेगा कि ईडी बहुत ज्यादा हुआ है। पिछले अक्टूबर से ही हमने देखा ईडी आकर यहाँ पर बैठ चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ किया, डायरेक्टली उन पर वार करते हुए। हर एक, हम देख रहे थे कि हर एक स्पीच में वो भूपेश बघेल, महादेव स्कैम, ये जो है सारी चीजों को जोड़ते हुए चल रहे थे। आपको लगता है कि क्या उसका असर पड़ा? एक कॉमन सवाल है ये, मैं समझ पा रही हूँ। जितने भी वोटर्स से मैंने बात की, ये भी एक सवाल उठ के आ रहा था। आपसे पहले लूंगी, आपको लगा कि ईडी एक मुद्दा था, करप्शन एक मुद्दा? बिल्कुल था, और कम से कम शहरी क्षेत्रों में, शहर के 18 विधानसभा क्षेत्रों में थोड़ा बहुत तो इसका प्रभाव पड़ा ही है। जो लोग ये मानते हैं घर घर में, खास करके महादेव सट्टा को लेके, इस पर नए युवा लड़के प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे रेड पड़े हैं, बहुत सारे पुलिस ने कार्रवाई की, ईडी ने भी कार्रवाई की। तो इसका दिमाग में कहीं कहीं असर तो पड़ा है, लोगों की जानकारी में है, ध्यान में है, मतदाताओं तक ये बात पहुंची होगी। मतदाताओं तक ये बात पहुंचेगी। करीबन आपको क्या लगता है कितने % पॉपुलेशन? देखिए, शहरी सीटें हैं, आप उसको मान लीजिए कि शहर में तो ज्यादा प्रभाव पड़ा है इसका। जी, शहर में ज्यादा प्रभाव पड़ा है। फर्स्ट फेज में तो हम जब ग्राउंड पर थे, हमें देखने को मिला कि महादेव वोकैब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, इस पूरे स्कैम का भी या करप्शन का भी। आपको क्या लगता है, क्या आप भी इसी चीज से, इसी ओपिनियन से इत्तेफाक रखते हैं कि शहरों पर असर पड़ा, गाँव पर? मैं एक चीज को लेकर थोड़ा सा हैरान था। ईडी जो है साल 1.5 साल से यहाँ लोगों को गिरफ्तार कर रही है, छापे डाल रही है, रिकवरी कर रही है, मनी ट्रेल ला रही है बहुत सारे केसेस में। ऐसे केसेस जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा हद तक दिखा रही है, वो साबित कर रही है अदालत में। महादेव ऐप में सरकार का इन्वॉल्वमेंट दिख नहीं रहा है, केवल एक आदमी का बयान है कि मैंने इतना पैसा दिया है, मैंने इनको पैसा दिया है, केवल एक बयान है। मुझको एक चीज जो बिल्कुल समझ में नहीं आई, पहेली है, आप सुलझाइएगा उसको। वो ये है
कि ईडी ने इतने सारे मजबूत केस रहते हुए आखिरी के 2 महीने केवल महादेव ऐप पे क्यों लगाए? जो पहले के मजबूत केस थे जिसमें सरकार के बड़े बड़े लोग शामिल थे, अभी भी जेल में है आईएएस अफसर, जमानत नहीं हुई है, 6 महीना 8 महीना हो गया, होली दिवाली सब जेल में निकल गया, जमानत नहीं हुई है। उन मुद्दों में कार्रवाई को जरा भी आगे नहीं बढ़ाया। ये एक ऐसे मुद्दे को बढ़ाया जो सरकार के खिलाफ सबसे कमजोर आरोप है। मैं आपको बतलाता हूँ, जो जरा भी कानूनी समझ रखे, मैं ये नहीं कहता कि हर वोटर पूरे के पूरे चार्जशीट को पढ़ेंगे, लेकिन ये केस जो है इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट अभी तक कहीं साबित नहीं हुआ है, सिवाय 1-2 लोगों के बयान के। बिल्कुल मनी ट्रेल नहीं पता चला। ऐसे कमजोर मामले को 2 महीने तक सरकार के ऊपर छाए रखे और बाकी सारे केसेस को छोड़ दिए। ये क्यों किया गया मेरे समझ में नहीं आया। ये न केवल ईडी ने नहीं किया बल्कि बीजेपी ने भी नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी का ये पूरा चुनाव अभियान इस बार का आधे अधूरे मन से लड़ा गया था। बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिल्ली से मुझसे पूछा तो मैंने उनको कहा कि ये अभियान आधे अधूरे मन से, चौथाई तैयारी से और 100% दहशत से लड़ा गया चुनाव है। डरे सहमे थे ये लोग भूपेश बघेल के खिलाफ कोई हौसले से असल मुद्दे नहीं उठाया इन्होंने। क्यों नहीं उठाया मैं नहीं जानता। बहुत सारे असल मुद्दे थे इनकी। ठीक ऐसी ही हिम्मत 2003 में जोगी के खिलाफ भी नहीं थी बीजेपी की, लेकिन अभी तो वो 15 साल की सत्ता के बाद और मोदी शाह की मजबूत पार्टी होना चाहिए थी। मैं आपसे कहूंगा कि अगर बीजेपी यहाँ पे चुनाव हारेगी तो खुद बीजेपी की चुनाव की कमजोरियां जिम्मेदार रहेगी। ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि वोटर बीजेपी को हराना चाहते थे। ये एक बात। और आखिरी बात, आपके अगले सवाल के पहले मैं मेरा क्लोजिंग रिमार्क कह रहा हूँ जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने बहुत सारे आरोप लगाए कांग्रेस पर। कम लगाए, ज्यादा लगाए, जितने भी लगाए। 5 साल कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किया। मोदी के 5 साल के काम को लेके यहाँ प्रचार हुआ छत्तीसगढ़ में, लेकिन आज जो चुनाव लड़ा जा रहा है इसमें 5 साल का एक भी काम नहीं है। इसमें अगले 5 साल के सपने बेचे जा रहे हैं। दोनों सपनों के सौदागर बन गए हैं। वोटर जो हैं पिछले 5 साल पे, न मोदी के 5 साल न भूपेश के 5 साल, इस पे मुझको फैसला लेते नहीं दिख रहे हैं। मुझको सपनों पे फैसला लेते दिख रहे हैं कि ये वाला गद्दी ज्यादा नर्म रहेगा कि वो गद्दी ज्यादा नर्म रहेगा। ये सपने मुझको ज्यादा अच्छे दिखा रहा है कि वो सपने ज्यादा अच्छे दिखा रहा है। बहुत ही विचित्र बात है ये कि 2 सरकारें मजबूत, मोदी सरकार भी मजबूत, भूपेश सरकार भी मजबूत, अपने कार्यकाल के कामकाज के ऊपर चुनाव आज एक किस्म से नहीं लड़ रहे हैं। गिनाने के लिए कहेंगे कि हमने तो गिनाए हैं, लेकिन वोटर के सामने लास्ट मिनट डिसीजन के लिए जो मुद्दे रखे गए हैं वो पहले के मुद्दे नहीं है। आपको नरवा गरुआ सुनने भी नहीं मिलेगा कहीं पे, आपको नोटबंदी, जीएसटी सुनने भी नहीं मिलेगा कहीं पे, आपको नए सपने सुनने मिल रहे हैं। तो वोटर जो है पिछली सरकारों पे या केंद्र सरकार पे, इन पे फैसला लेने नहीं जा रहे हैं। वोटर जो है सपनों पे फैसला लेने जा रहे हैं कि मेरे लिए ये सपने ज्यादा अच्छे रहेंगे या ये सपने ज्यादा अच्छे रहेंगे। इस बार नए सपने, नए मुद्दों को भी यहाँ पे वोटर्स ने प्रायोरिटी रखा है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते रहिए। नमस्कार, जय जौहर।